हेलो दोस्तों, आपका इस आई एस सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज आपको हम सेवन्थ क्लास के क्लास चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान जो मेडावल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं उसमें से ये जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करूंगा चीज़ें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर शेयर, जितना हो सके आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग ढेर सारा प्यार दें। तो आप लोग से ये शिकायत रहता है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। इनको भी ज़रूरत मान लीजिए आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे वैकेंसी अब जस्ट तो 24 तक आपका काउंसलिंग है, जो अभी बीपीएससी टीचर फेज़ 1 का जस्ट ही फेज़ 1 का पूरा होता है, उसके बाद जस्ट ही फेज़ 2 वैकेंसी आने वाली है। फेज़ 2 आपका फेज़ 2 आएगा, उसमें भी आपको 6 to 8 है, 8 to 10 है, और फिर आपको 11 से 12 सारे वैकेंसी हैं इसमें, 1 to 5 को छोड़ के। इसमें 6 to 8 में भी आपको जैसे ये देखने को मिलेगा, ये 6 to 8 आपको पढ़ना है, तो ही 6 के आप एनसीईआरटी के ये चीज़ें हैं, और ये अच्छी सरल भाषा में दिया गया है, चीज़ नोट्स तैयार किया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ भी जिनको प्राप्त करना है उनको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर आता है, व्हाट्सएप में हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आगामी अगर देखा जाए 70वीं बीपीएससी की ही बात करें, वो भी अगर आप जिनको देना है तो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो आपको बेसिक बुक्स मानी जाती है, और एनसीईआरटी में बेस बहुत अच्छे चीज़ों से समझ दिया गया है, चीज़ें समझने के लिए चीज़ों को। इसलिए हम हो सके हम तो यही कहेंगे, जितना हो सके आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे हम टॉपिक चलते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है कि दिल्ली के सुल्तान, ये आपको मेडावल हिस्ट्री का ये टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चाहिए आज का जो ये तीसरा चैप्टर है क्लास 7 एनसीईआरटी का, ये आपको 6 to 8 एनसीईआरटी के लिए जो क्लास है, जो का बीपीएससी फेज 2 वाला एग्जाम होगा उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो अच्छे से देखें, और जितना हो सके जो भी टीचर एग्जाम 6 to 8 में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है ये। दिल्ली का निर्माण, एक राजधानी। दिल्ली जो है केवल 12वीं शताब्दी ईस्वी में देश के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। शहर पहले तोमर राजपूत के अधीन राजधानी बन गया, तो उसके पहले तोमर राजपूत के अधीन था ये दिल्ली, जिन्हें उसके बाद में अजमेर के चौहानों ने उसको हराया था। इन दो राजवंशों के तहत दिल्ली एक वाणिज्यिक केंद्र बन गया। उसके बाद जो है दिल्ली क्या बन गया, एक वाणिज्यिक केंद्र बन गया। आम लोगों के अलावा शहर में जैन व्यापारियों का निवास था, जिन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया था। देहलीवाल नामक सिक्के ढाले गए, देहलीवाल नामक एक सिक्के ढाला गया था और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के शासन के तहत यह शहर आगे बढ़ता चला गया। दिल्ली सल्तनत प्रमुख शासक और उनकी नीतियां के बारे में है। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंशों और महत्वपूर्ण शासकों की सूची निम्नलिखित दिया गया है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शमसुद्दीन इल्तुतमिश गुलाम, ये वंश दिया हुआ है। इधर राजा का नाम गयासुद्दीन बबलून गुलाम वंश के, जलालुद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के, सब ये दिए हुए हैं। इसका ईस्वी सन भी है इधर। इस सर आप देखेंगे तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, सारा ये चीज़ आपको याद करने की जरूरत है इसको। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के, मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश के, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के। खिजर खान आपको है सैयद वंश के, बहलोल लोदी, बहलोल होगा, लोदी लोदी वंश के। सबका कार्यकाल देखिए, तो इसका 1210 से 36, रजा सुल्तान का 1236 से 40 हो जाता है। और गयासुद्दीन का जो कार्यकाल है आपका 1266 से 87 को। जलालुद्दीन खिलजी का 1290 से 96, और अलाउद्दीन खिलजी का 96 से 616। गयासुद्दीन तुगलक का 1320 से 1324 तक। मोहम्मद तुगलक का 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक का 1351 1388 तक। खिजर खान के 1414 1481 तक, ठीक है। ये सबका कार्यकाल है आपका। अब है दिल्ली के सुल्तानों के शासन का स्रोत क्या रहा है। इसके स्रोत के बारे में अगर हम जानेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि इस काल का मुख्य स्रोत सिक्का, इस काल जो सल्तनत काल है उसका जो मुख्य स्रोत अगर है तो आपको सिक्का, शिलालेख और वास्तुकला, इस अवधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत फारसी भाषा दिल्ली संस्कृत की आधिकारिक भाषा में लिखा गया इतिहास है, जिसे तारीख या तवारीख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप जितना हो सके आप इसको शेयर करने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि आगे जो एग्जाम देने वाले हैं, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये होता है। एनसीईआरटी का बेस बुक्स माना जाता है। इसका पीडीएफ भी अगर प्राप्त करना है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक से एक मैगजीन्स न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, उसको वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं चीज़ों को। और उससे हो सके आगे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप या मैसेज भी कॉल कर सकते हैं चीज़ें, वहाँ से चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। तवारीख जो है तवारीख जो उन विद्वानों द्वारा लिखी गई थी जो अक्सर प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर रहते थे। उनमें से बहुतों ने राजाओं से भरपूर पुरस्कार अर्जित करने के लिए उनकी नीतियों की प्रशंसा की थी।
तवारीख के लेखक वो कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे और जन्मसिद्ध अधिकार और लैंगिक भेदभाव के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। जब 1236 में राजिया इल्तुतमिश की बेटी सुल्तान बनी तो मिनहाज उस सिराज जो था, सिराज ने लिखा कि हालांकि एक राजिया एक सक्षम शासिका थी, लेकिन वह एक ऐसी महिला जिसे स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। अंततः उसे 1240 में अपदस्थ कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों के शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों के टोकरियों के निवास के बने मजबूत किलेबंद शहरों में पर शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध है, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के व्यापार और कर और लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा विस्तार है सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ है। दूसरा जो विस्तार हुआ है सल्तनत के बाहरी सीमा पर हुआ है। ये आपको बाहरी सदी के जो आखिरी दशक में बनी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और उनकी मीनारें, या जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में उस शहर को दिल्ली एक कोना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। मीनार 3 सुल्तानों कुतुब इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मीनार जो है कुतुब इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। प्रारंभ में अगर बात करें, स्टार्टिंग में अगर बात करें तो दिल्ली के सुल्तानों का दिल्ली शहर से बाहर के क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं होता था। यह कई कारणों का, इसका बहुत सारा कारण था। बंगाल और सिंध जो था उसके गैरिसन कस्बों मतलब सैनिकों के साथ एक गढ़वाली बस्ती पर नियंत्रण हासिल करना सुल्तानों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि खराब मौसम, लंबा रास्ता और लगातार विद्रोह साम्राज्य की स्थिरता को खतरे में डाल सकता था। अफगानिस्तान से आए मंगोलों के हमलों में साम्राज्य को भी खतरा था। जब भी केंद्र में सुल्तानों की शक्ति कमजोर होती है तो मजबूत राज्यपाल हमेशा सत्ता पर कब्जा करने या विद्रोह करने के अवसरों में तलाश में रहते थे। साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण हो गया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अगर देखा जाए तो साम्राज्य को निम्नलिखित तरीकों से समेकित और विस्तारित किया गया था। शुरुआत में सुल्तानों ने गैरिसन कस्बों और भीतरी इलाकों पर कब्जे कर लिया गया और एक शहर से सटे एक भूमि या एक बंदरगाह जो इसे वस्तुओं और सेवाओं के साथ आपूर्ति करता है। इन अभियानों के दौरान साफ किए गए गंगा दोआब क्षेत्र के जंगल किसानों की खेती के लिए दिए गए। व्यापार मार्गों की रक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई नए किले और कस्बे बनाए गए थे। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने दक्षिणी क्षेत्रों पर कब्जे करने के लिए बड़े सैन्य अभियान किए हैं। ठीक है। मोहम्मद तुगलक जो थे, मोहम्मद तुगलक के बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत तक दिल्ली सल्तनत जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर शासन कर रही थी उस समय। अब आ गया गयासुद्दीन बलबन। इसके बारे में तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी में। अगर आगामी जो भी एग्जाम बीपीएससी है तो कोई भी एग्जाम लेंगे, ज़्यादातर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और ये बलबन बलबन जलालुद्दीन खिलजी, ये सब तीनों टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसको। अब देखेंगे बलबन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के विशाल क्षेत्रों में प्रबंधन करने के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक नीतियों का पालन किया गया और प्रशासन की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। आरंभिक वर्षों में कई दासों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। इन्हें फारसी में बंदगान के रूप में जाना जाता था और आमतौर पर सुल्तानों द्वारा इन पर भरोसा किया जाता था। खिलजी और तुगलकों ने भी कई गुलामों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। हालांकि इसने अस्थिरता का तत्व भी पैदा किया, क्योंकि दास अपने स्वामी के प्रति वफादार थे लेकिन उनके अधिकारियों के प्रति नहीं। इसने पुराने कुलीनों और नवनियुक्त कुलीनों के विकास के बीच एक दरार भी पैदा कर दी। सैनिक मंडलों को भी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। कभी कभी इन्हें एकता के रूप में जाने जाने वाली भूमि भी दी जाती थी और भूमि धारक को इकतदार और मुक्ति के रूप में जाना जाता था। मुक्तियों ने इसने एकता में एक सोना और कानून व्यवस्था बनाई रखी। एकत्र किए गए राजस्व की जांच के लिए विभिन्न लेखाकारों को नियुक्त किया गया था। एक इकतदारों की निश्चित संख्या तक ही सैनिकों को रख सकता था। नई दिल्ली के तहत अमीर और धनी जमींदारों की शक्तियां कम कर दी गई और उन्हें करों का भुगतान करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के अधीन खराजी नमक खेती की भूमि पर करों का दावा किया जाता था, जो कि उपज का 50% होता था। मवेशियों और घोड़ों पर भी कर लगाया जाता था। सिंध, दक्षिण भारत और बंगाल में कई राज्यों ने अपनी विजय के तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत से बार बार अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। सुल्तानों के लिए उनके दूर के स्थानों के कारण उन्हें प्रबंधन करना मुश्किल था। जन्मसिद्ध अधिकार। जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार दावा करने का उदाहरण करने विशेषाधिकार का दावा उदाहरण करने के लिए दावा का उदाहरण करने के लिए लोग ये मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों को जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। न्याय उसरा ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मस्जिद, यह अरबी का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद वह मस्जिद जो होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए एक विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की इस नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। इमाम क्या करता है, शुक्रवार को जो नमाज पढ़ते हैं उसको रोज़ा बोलते हैं, उस दिन क्या होता है धर्मोपदेश, मतलब खुतबा भी पढ़ता है और नमाज के दौरान मुसलमान
मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते और मक्का की ओर दिशा को किबला भी कहा जाता है। उसमें 3 तरह कर होते, कृषि कर जिसे खराज कर कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50% हिस्सा होता था। मवेशियों पर कर, घरों पर कर। अलाउद्दीन की खिलजी, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी है उस पर अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल शासक हुआ करता था जिसने सफलतापूर्वक सल्तनत का शासन किया। उनकी कुछ पॉलिसी थी। उसने क्या किया कि मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए एक बड़ी सेना खड़ा किया। उन्होंने अपने सैनिकों के लिए श्री के नाम से जाना जाने वाला भारी गैरीसन शहर भी बनाया। उस अपनी सेना को बनाए रखने के लिए उसने गंगा नदी और यमुना नदी के बीच की उपजाऊ भूमि से वसूल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नकद भुगतान किया। उसने सैनिकों को सस्ती दरों पर उत्पाद खरीदने में सक्षम बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली और आसपास वस्तुओं की कीमतें तय की। बाजारों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी और निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने वाले दुकानदारों और व्यापारियों को कड़ी सजा दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में को निम्नलिखित को विभिन्न आर्थिक उपायों जैसे सस्ती कीमतों और माल की कुशल आपूर्ति के लिए याद किया जाता है। उसने अपने साम्राज्य को लगातार मंगोल खतरों से भी बचाया है। आगे बात करेंगे अलाउद्दीन ये मोहम्मद तुगलक की पॉलिसियों का जो निर्माण है। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में मंगोल सेना को हराया था। ये क्या किया स्टार्टिंग में, ये मुगल सेना को ही हरा दिया। अपनी सेना की जीत से प्रभावित होकर उसने ट्रांसकोनिया पर हमले की योजना बनाई और उस उद्देश्य के लिए एक विशाल सेना तैयार कर लिया एक। और दिल्ली में एक गैरीसन शहर बनाने के बजाय उसने अपनी राजधानी को दक्षिण में दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। और उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अपनी विशाल सेना को बनाए रखने के लिए उसने करों में वृद्धि की। जैसे ही अकाल पड़ा कई किसानों करों का भुगतान करने के लिए मजबूर होने पर जंगलों या देश के अन्य हिस्सों में भाग गए। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नकद भुगतान किया। कीमतें तय करने के बजाय उन्होंने तांबे, सोना और चांदी नहीं से बनी सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की है। लोग इस मुद्रा पर विश्वास क्या करते थे लोग इस मुद्रा पर विश्वास नहीं करते थे और आगे उन्होंने अपने घरों में नकली सिक्के ढाले हैं। इससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ। उनके प्रशासनिक उपाय सफल नहीं रहे। कश्मीर के लिए उनका सैन्य अभियान विनाशकारी निकला। जिन लोगों को दौलताबाद में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था वे सुल्तान के कार्यों से नाराज सुल्तान के कार्यों से नाराज हुआ करते थे। गंगा और यमुना क्षेत्रों में करों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप कई विद्रोह हुआ। अंततः उसे सांकेतिक मुद्रा से त्यागना पड़ा उसको। आगे बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जिसको हम शॉर्ट नेम MBT भी बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को 15वीं और 16वीं शताब्दी के में दिल्ली सुल्तान के पिछले कुछ वर्षों में बंगाल, गुजरात और राजस्थान और जौनपुर जैसे कई राज्य स्वतंत्र हो गए थे। बाद में तुगलक, सैयद और लोदी राजवंशों ने दिल्ली और आगरा पर शासन किया। इस अवधि के दौरान राजपूतों और अफगानों जैसे रईसों का उदय हुआ। इस समय वह छोटे राज्य शक्तिशाली हो गए। शेर शाह सूर जो बिहार में छोटे क्षेत्र का प्रबंधन कर रहा था, बाद में मुगल सम्राट हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह सूर एक शानदार प्रशासक था जिसकी प्रशासनिक नीतियों का पालन अकबर ने किया था। धार्मिक और स्थापत्य प्रयास, दिल्ली सल्तनत और शासक ने कई मस्जिदों और इमारतों का निर्माण किया। इसने उन्हें दावा किया कि वे इस्लाम और मुसलमानों के रक्षक थे। एक मस्जिद को अरबी में मस्जिद कहा जाता है और वह जगह है जहां एक मुसलमान नमाज अदा करता है। नमाज के दौरान एक मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके खड़ा होता है। भारत में यह पश्चिम की ओर, इसे किबला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। इस समय के प्रसिद्ध वास्तुशिल्प में से एक कुतुब मीनार थी। इसका निर्माण ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? अभिलेख जिस सिक्कों और स्थापत्य भवन किला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख का एकवचन और तवारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रारंभिक प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। सैनिकों को वेतन दिया जाता था ताकि किसान भी राजस्व तभी चुकाते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ठीक है। अफ्रीकी देश, मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार की रक्षा व्यवस्था के बारे में। दिल्ली सल्तनत ने 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों पर राज रहा। इसके बाद धीरे धीरे छोटे शक्तिशाली शासकों को उदय हुआ जैसे अफगान राजपूत, शेर शाह सूरी और मुगल साम्राज्य।
देखिए हम लोग आ गया क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए कहा जा रहा है दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित किया। सबसे पहले मतलब किसने राजधानी स्थापित किया, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था आपको तोमर के बारे में, तोमर राजपूत के बारे में। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या रही थी, वो कोई भाषा क्या फारसी रही थी इसको, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था आपको। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था, इसके बारे में इन बतौता किस देश में से भारत आया था। उत्तर अफ्रीका इवन बतौता था मोरक्को मत उत्तर अफ्रीका जिससे आया हुआ था ये। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। देखिए इसका आप कर लेंगे बस तो बखूबी एक आंसर दिया गया है इसका। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। दिल्ली सल्तनत पर मुगल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप लोगों से यही शिकायत है या आप लोगों की गुजारिश, स्पेशल गुजारिश रहेगा कि आप लोग कृपया इसको वीडियो को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना हो सके आप इसको फैलाएं, मतलब उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको सिक्योर देना है, 70वीं बीपीएससी देना है, यूपीएससी देना है, सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन है। आगामी जो भी सेक्शन होने वाले उसके लिए आपको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे का जो नोटिफिकेशन वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।